ये टॉपिक जुड़ा हुआ है अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से। इसमें जो है आरबीआई ने अपनी द्विवार्षिक जो होती है यानी 2 वर्ष में एक बार पब्लिश की जाने वाली वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर यानी शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि महामारी का प्रतिकूल असर जो होगा वो अनुमान से कम ही रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था गंभीर संक्रमित है। इन्होंने यह भी कहा है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था को कम नुकसान पहुंचा है, लोगों को दूसरी लहर में ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इन्होंने इसमें यह भी बताया है कि जो बैंकों का जो एनपीए है वो अगले मार्च 2022 तक 9.8% तक रह सकता है, और गंभीर दबाव में यानी 11.22%, यानी कि बेस लाइन क्या है, बेस लाइन मतलब सबसे नीचे की लाइन में 9.8% रह सकता है, और हाई कोई अनएक्सपेक्टेड दुर्घटना हो गई तो उसमें ये 11.5% तक भी जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या डिटेल है। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी करी है वो 23वां अंक है इसका, यानी इससे पहले 22 अंक जारी किए जा चुके हैं। एफएसआर क्या है, ये द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होती है। अब ये प्रकाशित कौन करता है, तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है, जिसके अध्यक्ष होते हैं गवर्नर आरबीआई के। तो उसकी एक उप समिति यानी सब कमेटी बनती है, उसके द्वारा वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और जोखिम के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाने वाली होती है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में और क्या होता है कि वित्तीय क्षेत्र का जो विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है, यानी वित्तीय क्षेत्र को किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करना है और किस तरीके से उसका रेगुलेशन करना है। अगला, तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि दूसरी लहर का प्रभाव तो पड़ा है, तो भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव पहले की तुलना में कम रहा है, और इनके पास जो बैंकों के पास जो पूंजी बफर है वो दूसरी लहर के या फिर भविष्य के झटकों का सामना करने के लिए वो काफ़ी है। तो पूंजी बफर क्या होता है, पूंजी बफर वह पैसा होता है जो बैंक जो भविष्य के लिए संभाल के रखते हैं, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड कोई भी दुर्घटना होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए। तो कोविड-19 की दूसरी लहर ने क्या करा था, आर्थिक गतिविधियों को तो प्रभावित करा, लेकिन मौद्रिक, नियामक और राजकोषीय नीति उपायों ने वित्तीय संस्थाओं के सॉल्वेंसी जोखिम को कम करा, बाजारों को स्थिर करा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करी है। ऋण शोधन जोखिम, उपलब्ध पूंजी के साथ सभी प्रकार के जोखिमों से उत्पन्न नुकसान को अवशोषित करने में असमर्थ होने का जोखिम भी है इस समय। अगला क्या है, वैश्विक रिकवरी भी हो रही है, निरंतर जो है नीति समर्थन हो रहा है, जैसे फेड अपने रेट कट कर रहे हैं और आरबीआई भी, अनुकूल वित्तीय स्थिति भी बन रही है, और टीकाकरण की गति एक असमान वैश्विक सुधार का समर्थन कर रही है। असमान वैश्विक सुधार मतलब जिस हिसाब से आदमी सोच रहे हैं कि वैश्विक सुधार होगा उससे तेज़ी से हो रहा है। नीतिगत समर्थन में क्या है कि बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करी है, जिसमें एनपीएस भी शामिल है, यानी गैर निष्पादित ऋण, जो कि वैश्विक स्तर पर शोधन क्षमता और तरलता बनाए रखते हैं। नए जोखिम क्या है, जब रिकवरी चल रही होती है तो नए जोखिम भी सामने आते हैं। तो उदीयमान और सुधार की स्थिति, अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था हमारी रिकवरी की ओर है और कोई ऐसी परेशानी आती है कि रिकवरी में कोई और बाधा आ जाए, जैसे थर्ड वेव ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए या फिर और कोई चुनौती आ जाए। अर्थव्यवस्था की सुभिद्धता और भविष्य में महामारी की लहरों के प्रति संवेदनशीलता भी है, यानी कि अर्थव्यवस्था अभी वल्नरेबल है, क्योंकि अभी ये पुराने झटके ही सही नहीं उभर पाई। अगर भविष्य में महामारी ज़्यादा बढ़ती है तो उससे भी दिक्कत आती है। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों और मुद्रास्फीति दबाव, इसका सीधा रिलेशन है क्रूड ऑयल से और बढ़ते हुए कमोडिटी प्राइस। जिस तरीके से सोयाबीन के या दालों के प्राइस बढ़ रहे हैं और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कच्चे तेल की दाम की वजह से भारत में भी एक तरह से इन्फ्लेशन पैदा हो सकती है। उच्च अनिश्चितता के वैश्विक स्पिल ओवर हो रहे हैं, यानी कि उच्च अनिश्चितता तो है ही है। जिस तरीके से अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन में वॉर हो गई थी और हमास से उनकी लड़ाई हो गई थी, तो इस तरीके की कोई युद्ध हो जाए तो अभी जो है कि नए जोखिम पैदा हो सकते हैं। डेटा उल्लंघन हो जाए या साइबर हमलों की बढ़ती घटना हो जाए तो उससे भी ये चुनौतियाँ आती हैं, यानी ये कारण है नए जोखिमों के। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात क्या होता है, यानी कि भारत के जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यानी सभी बैंकों को लगभग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, जो बड़े बैंक होते हैं, तो उनकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसके जो है 2021-22 तक पहुंचने का अनुमान है 11.2% तक पहुंच सकता है, जो मार्च 2021 में कितना था 7.48%। तो बेस लाइन परिदृश्य में क्या है, इनका अनुपात पहुँच सकता है 9.8%। जहाँ बेहतर रेटिंग वाले जो उधारकर्ता हैं वहाँ पे बैंक अपना एक्सपोज़र घटा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो एमएसएमई हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और खुदरा क्षेत्रों में, वहाँ पे तनाव के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ इन्हें आरबीआई की वजह से और सरकार की वजह से पैसा देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। फिर बैंकों और गैर बैंकिंग जो एनबीएफसी होती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, इनमें उपभोक्ता ऋण की मांग में कमी आई है और खुदरा उधारकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल में भी कुछ गिरावट स्पष्ट हो रही है। खुदरा
उधारकर्ता कौन होते हैं? खुदरा उधारकर्ता होते हैं जैसे कि किसी को 10,000 रुपये का फ्रिज चाहिए तो वो 1 साल में लौटा देगा 1,000 रुपये की किस्त बना के, तो उन्हें कहते हैं खुदरा उधारकर्ता। तो इसमें भी गिरावट आ रही है और खुदरा उधारकर्ता की डिमांड में भी कमी आ रही है। तो जैसे संपत्ति का लोन होता है, कार का या फिर मोटरसाइकिल वगैरह के, उनके और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए भी खुदरा ऋण प्रदान किए जाते हैं। अब CRAR और PCR क्या चीज़ होती है? बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान खुद को अच्छी तरह से बनाने में कामयाबी हासिल करी है। यानी बैंकों ने पिछली वेव में अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से बचा लिया और इनका जो है CRAR को कहते हैं पर्याप्त पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने में मदद मिली है। मार्च 2021 में जो है जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी CRAR बढ़कर हो गया है 16% और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी कि PCR जो हो गया वो हो गया 68.86। इसको आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ऋणों का पुनर्गठन भी किया गया RBI की वजह से। ऋणों का पुनर्गठन कैसे होता है कि जैसे मान के चलिए किसी का लोन 5 साल का है लेकिन वो पिछले 6 महीने से किस्त नहीं चुका पा रहा और उसने पिछली 12 किस्तें दे दी हैं, तो उसको बैंक जो है पुनर्गठित कर देगी कि उसकी 6 किस्तें हटा के उसको आगे रीस्ट्रक्चर करके उसको किया जाएगा कि अब तुम 4 साल नहीं, अब 4 साल 6 महीने में अपना पेमेंट कर दो। तो 2020-21 के दौरान RBI ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित उनके लिए एकमुश्त पुनर्गठन योजना भी शुरू करी। ये योजना दिसंबर 2020 तक लागू करी जानी थी और खुदरा उधारकर्ताओं के लिए 90 दिनों के भीतर यानी 3 महीने के और कॉरपोरेट के लिए 6 महीने यानी 180 दिन के भीतर लागू की जानी थी। मार्च 2021 जो अभी 3 महीने पहले गुजरे हैं वहाँ तक कुल बैंक अग्रिम ऋण जो था उसका करीबन 0.9% यानी 1% करीब रीस्ट्रक्चर यानी पुनर्गठन के अधीन ही था। इसमें MSME का कहाँ था 1.7 पर, कॉरपोरेट का कितना था 0.9% पर और खुदरा का था 0.7% रीस्ट्रक्चर या पुनर्संरचित किया गया। अब सुझाव क्या है इसमें? बैलेंस शीट तनाव है कि बैंकों को अपनी पूंजी और तरलता की स्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि संभावित बैलेंस शीट तनाव के खिलाफ खुद को मजबूत किया जा सके। यानी कि बैंकें इसमें कोविड की वजह से परेशानियां तो झेलेंगी। नीति समर्थन सरकार की तरफ से और RBI की तरफ से आएगा कि वित्तीय संस्थानों द्वारा नीतिगत समर्थन और से ही और साथ ही पूंजी और चलनिधि बफर का बढ़ावा सुदृढ़ीकरण महत्वपूर्ण है। फिर वित्तीय ज़रूरतें, मजबूत पूंजी स्थिति होनी चाहिए, सुशासन हो, वित्तीय मध्यस्थता में दक्षता हो, इस प्रयास के मापदंड हो सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के जो उत्पादक क्षेत्र हैं यानी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, जबकि बैंक और वित्तीय संस्थानों की अखंडता भी बनी रहे और सुदृढ़ता भी रहे। गैर निष्पादित संपत्ति यानी जिन्हें कहते हैं NPA, वो क्या होते हैं? NPA कहते हैं जो हम लोन लेते हैं उनको अगर हम मूलधन या ब्याज ना चुका पाएँ तो ये कितने दिन के लिए होते हैं? ये होते हैं 90 दिन की अवधि में। यानी कि अगर हम 90 दिन की अवधि तक या तो मूलधन या ब्याज ना चुका पाएँ तो वो NPA में चला जाता है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति क्या कहती है कि वो सभी उन NPA का योग होता है या गैर निष्पादित संपत्ति का योग होता है जो वित्तीय संस्थान से जो ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाए गए। यानी कि अगर एक आदमी डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे कहते हैं NPA और जब बहुत सारे आदमी मिलकर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसे कहते हैं सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी ग्रॉस NPA। निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या होती है? वह राशि है जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से कटौती के बाद प्राप्त होती है। यानी कि उनके जो GNPA है वहाँ से कटौती लग जाए तो उसको कहते हैं निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। पूंजी पर्याप्तता अनुपात ये क्या होता है? ये बैंकों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता है तो बैंकें अपने आप को बचाने में सक्षम होती हैं। ये होता है कि अगर बैंकों के पास कितनी कैपिटल है और उन्होंने कितना अपना पैसा दे रखा है जो रिस्क पर है, यानी कि जिसके आने के चांसेस कम होते हैं या फिर नहीं के बराबर होते हैं। तो ये जोखिम भारित आस्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की जो पूंजी है उसका अनुपात है। इसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के रूप में भी जाना जाता है। और वाणिज्य बैंकों को अतिरिक्त लीवरेज लेने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। फिर प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात क्या होता है? तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है कि ये खराब ऋणों के कारण संभावित नुकसान को कवर करने के लिए बैंकों द्वारा अलग से रखी जाने वाली निधियों के निर्धारित प्रतिशत को संदर्भित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया और उसमें से उसे पता है कि 10 रुपये का लोन डिफ़ॉल्ट होना है, वो नहीं आना है, तो वो बैंक क्या करेगा? पहले से 10 रुपये तो अलग निकाल के रखेगा, उसके ऊपर उसकी कॉस्ट जो होगी, उसे कलेक्ट करने की कॉस्ट या उसे रिकवर करने की कॉस्ट जो होगी, यानी कि करीब करीब वो 10 रुपये के उस पर 15 रुपये का अपने पास प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो रखेगा।